अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास आज का लेक्चर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। ये आज का आखिरी लेक्चर है हमारा जिसे हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आज का जो टॉपिक है इसको हम स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को टॉपिक स्टार्ट करवाऊँ, इसके क्वेश्चन को आप ज़रूर मेंशन कर लिया करें, क्वेश्चन ज़रूर लिख लिया करें। अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है तो आप लॉन्ग में कैसे इसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर शॉर्ट में आ रहा है तो शॉर्ट में कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ साथ ही। देखें बेटा, यहाँ पे पहले तो आप अगर डेफिनेशन कहा जा रही है, डेफिनेशन के बारे में पूछता है आपसे, तो डेफिनेशन ही आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, डेफिनेशन बताएंगे। अगर वो आपको एक्सप्लेनेशन भी पूछता है तो फिर आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। दोनों तरह से अगर पूछा जा रहा है, लॉन्ग में पूछा जाएगा तो डेफिनेटली एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ेगी। शॉर्ट में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको सिर्फ डेफिनेशन तक ही जो है वो आपने इसको मेंशन करना है, डेफिनेशन बतानी है और 1 या 2 एग्जांपल्स आपने मेंशन कर देनी है, ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं अगर मैं इसको लॉन्ग सेंस में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में अगर हम फॉर्मेट में डिस्कस करने लगे हैं तो डिफाइन एंड एक्सप्लेन द 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। आपको कहा जा रहा है कि जी आपने इक्विलिब्रियम की 3 स्टेट्स को एक्सप्लेन भी करना है, डिफ़ाइन भी करना है, ठीक है। तो अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इक्विलिब्रियम है वो हमें मालूम हो चुका है कि हम पिछले लेक्चर 8 में ये बात कर चुके हैं इक्विलिब्रियम से मुराद क्या है। हमने याद होगा, हमने न्यूटन के कानून का रेफरेंस दिया था कि अगर कोई बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लगती, कोई नेट फोर्स नहीं लगती और बॉडी अगर यूनिफॉर्म अगर बॉडी जो है रेस्ट पर है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो बॉडी क्या होगी, बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि बॉडी की जो स्टेट है उसमें कोई फ़र्क पड़े। बॉडी की स्टेट में जो है जिस स्टेट में वो मौजूद है उसी स्टेट में रहना चाहिए। जब तक वो स्टेट में रहेगी तो बॉडी स्टेबल में, जब उस स्टेट से हट जाएगी तो समझ लें वो स्टेबल नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर क्या हुई है, फोर्स लगी है। बस ये बात याद रखें, क्योंकि इसमें न्यूटन के कानून को बार बार इसलिए रेफरेंस दिया गया कि जब उस बॉडी पर फोर्स लगाई गई तो बॉडी ने अपनी स्टेट को चेंज कर लिया। अब चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट थी, चाहे वो स्टेट ऑफ मोशन थी, तो उस सेंस को इस्तेमाल किया गया इक्विलिब्रियम के अंदर। यही सेंस से यहाँ पर भी डेवलप की जा रही है कि देखें, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर भी मौजूद होनी चाहिए, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही होनी चाहिए। तो उसके ऊपर हम कह सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लग जाता है, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हो जाता है, ठीक हो गया। इससे आगे डेफिनेशन में बात करता हूँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या कहते हैं जी? पहले तो आपने टाइप की बात कर ली कि इक्विलिब्रियम से मुराद क्या है, इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। इसके बाद स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम की बात आती है कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है जी? 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम है। इससे पहले आपने इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ लिया, आपने कंडीशंस को भी डिस्कस कर लिया। वो 2 कंडीशंस इक्विलिब्रियम की थी। फर्स्ट कंडीशन का मतलब भी आपको समझ आ गया कि अगर नेट फोर्स नहीं लगती तो तब भी इक्विलिब्रियम में है, और अगर बॉडी में पैदा होने वाले टॉर्क जो हैं, चाहे वो क्लॉकवाइज है चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, दोनों तरह का टॉर्क है, अगर वो प्रोड्यूस होने से बच रहा है, यानी अगर नहीं पैदा हो रहा है टॉर्क उसमें बॉडी के अंदर, तो समझने कि वो बॉडी किस में है, वो सेकंड कंडीशन को फुलफिल कर रही है, तो इसका मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे बात आ रही है इसके बाद इसकी स्टेट्स के ऊपर, स्टेट पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इसमें आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बता देनी है। स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करने जा रहा हूँ। 3 इक्विलिब्रियम की 3 टाइप्स हैं जी, 3 स्टेट्स हैं, ठीक हो गया जी। हमारे पास एक है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक हो गया हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये 3 इक्विलिब्रियम होते हैं। अब हम बारी बारी इनको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन आपको नज़र आ रही है। अगर बॉडी को कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो उसका मतलब क्या होगा कि बॉडी को अगर थोड़ा सा भी आप उसको यानी हिलाते हैं, टिल्ट का मतलब होता है हिलाना जुलाना, ठीक है, वो वापस अपनी जगह पर आ जाएगी, ठीक हो गया। तो इसे कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये इसकी डेफिनेशन है। अच्छा, आगे आ जाए इसके बाद कि इसमें क्या डिस्कशन करनी है हमने, कि जो इसमें सबसे मेन रोल है ना वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का है। सेंटर ऑफ मैस और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये 2 एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बेटा कि अगर बॉडी को आपने स्टेबिलिटी में लाना है, स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट देना है, तो आपको ये दोनों चीज़ें एक ऐसे जगह पर फिट करनी है, एक ऐसी जगह पर रखनी है जे कि वो बॉडी की स्टेबिलिटी को मेंटेन कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है। क्या मतलब कि इसमें जब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम जब बात हम कर रहे होते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की, कि बॉडी वापस अपनी जगह पर आ जाती है, तो क्या रीज़न है कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन कहाँ पर होती है और किस जगह पर होती है। इसके लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ पे देखिएगा, ये सेकेंड पैराग्राफ है, व्हेन अ बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम से लेकर, ठीक है बेटा। यहाँ से आप शुरू करेंगे और उसके बाद आप इससे अगले पेज पर मूव कर जाएंगे।
अगले पेज पर आपके सामने यहाँ पर बल्कि बेस ऑफ द बॉडी तक मुकम्मल कर लें। अगले पेज पे इसकी आगे डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी, ये इससे आगे डिस्कशन स्टार्ट होती है। अब आप यहाँ पे आ जाएं, बस बेस ऑफ द बॉडी। ये आपकी क्या है बेटा, ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। क्या मतलब बताना चाह रहा है कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सबसे नीचे लेवल पर होती है। पोजीशन यानी कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सबसे लो लेवल पर होती है। उसका जो मुकाम होता है या पोजीशन होती है वो बॉडी में सबसे निचली जगह पर होती है। इस वजह से वो बॉडी क्या होती है, वो अपने आप को स्टेबल इक्विलिब्रियम की क्राइटेरिया में रख रही होती है, अपने आप को स्टेबल इक्विलिब्रियम की कैटेगरी में रख लेती है कि उसका जो एक बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सबसे नीचे होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, बॉडी में, पूरी बॉडी में सबसे निचले हिस्से पर उस बॉडी का क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। इस वजह से वो बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ चुकी होती है। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद अगले पेज पर आ जाए। अगले पेज पे आप इसकी एक्सप्लेनेशन पे बात कर लेंगे। एक्सप्लेनेशन पे क्या बात करनी है आपने, आपके सामने ये ब्लॉक नज़र आ रहा है आपको। अब यहाँ से कंसिडर से स्टार्ट करेंगे, कंसिडर अ ब्लॉक से लेकर। ठीक है बेटा, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे देंगे आप, कंसिडर अ ब्लॉक से लेकर आप मुकम्मल कर लेंगे इसको। इट्स बेस्ड ड्यूरिंग अ टर्न। ठीक है, इट्स बेस्ड ड्यूरिंग अ टर्न, लास्ट तक ये जो आपका पैराग्राफ नज़र आ रहा है ये यहाँ तक मुकम्मल हो जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन में है। देखें बेटा, इसमें क्या कहा जा रहा है, मैं थोड़ा सा आपको समराइज़ कर रहा हूँ। देखें, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में तो उसने डिस्कस किया, जी की वैल्यू। अब जी देख रहे हैं, जी कहाँ से पास हो रहा है, उसकी बिल्कुल बेस में से, ब्लॉक की बेस में से गुजर रहा है। अब देखिए उसने थोड़ा सा टिल्ट किया, थोड़ा टेढ़ा किया, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अब बेस में से तो गुजर रहा है, लेकिन बेस के बिल्कुल जो है मिड में से नहीं गुजर रहा, बल्कि थोड़ा सा टिल्ट का मतलब करने से, टिल्ट होने से क्या हो गया, उसकी बेस से दूरी चली गई है। बेस का सेंटर जो है उससे दूर हो गया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो लाइन गुजर रही है वो आहिस्ता आहिस्ता अगर इस बेस से की लाइन से बाहर निकल जाती है तो फिर क्या होगा, फिर बॉडी अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम की हालत को क्या कर लेगी, कंट्रोल नहीं कर पाएगी, वो चेंज कर लेगी। तो ये डिस्कशन इस पैराग्राफ में की गई है कि अगर ब्लॉक जो है वो थोड़ा सा टिल्ट करते हैं तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है। देखिए इन तीनों केसेस में थोड़ा सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा क्या हो रहा है, ऊंचा चला गया। तो ऊंचा जाने की वजह से क्या होगा कि उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से जो गुजरने वाली लाइन है ना, बेसिकली वो उस ब्लॉक की बेस से आहिस्ता आहिस्ता सिरकती कहाँ चली गई है, ये एंड तक आ गई है। और एंड वाले सी वाली डायग्राम में क्या हो गई, ये बिल्कुल बेस से, आप थोड़ा गौर करेंगे, बेस से बिल्कुल बाहर चली गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइन के बाहर जाने से क्या हुआ, बॉडी अनस्टेबल हो गई। तो अब ये स्टेट चेंज कर लेगी। ठीक हो गया, ये आपकी बेटा इसमें एक्सप्लेनेशन थी। आप इसमें अब एग्जांपल को अब एक ऐड कर लीजिएगा। एग्जांपल में आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। टेबल, चेयर, बॉक्स, ब्रिक, मीन्स के ईंट हो गई जो पड़ी हुई है फ्लोर के ऊपर, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में शामिल है। ठीक हो गया बेटा, ये तो था हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम का टॉपिक। इससे आगे ऑनवर्ड आगे डिस्कशन में करने जा रहा हूँ। इससे आगे जो है बेटा वो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से मुराद क्या होता है, पहले तो डेफिनेशन पे आ जाएं। अगर बॉडी को कहता है थोड़ा सा टर्न करते हैं, मतलब ये कि उसे टिल्ट करते हैं, तो वो बॉडी वापस अपनी जगह पर नहीं आती और वो अपनी जो स्टेट ऑफ कह लें कि इक्विलिब्रियम है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को चेंज कर लेती है फौरी। ठीक हो गया, तो इसका मतलब अपनी वापस जगह पर ना आना किसी चीज़ का, उसको हिलाने पर, उसको थोड़ा सा कह लें कि फोर्स एक्सर्ट करने पर वो वापस ना आ पाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, इस स्टेट को हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया बेटा, ये तो था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में इसकी डेफिनेशन। अच्छा, फिर आते हैं इसके बाद एक हम डिस्कशन करते हैं कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। तो ये ऊपर वाला पैराग्राफ देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से टेक अ पेंसिल। आप पेंसिल ट्राई टू कीप इट इन वर्टिकल पोजीशन, यानी कि आप पेंसिल की मिसाल दे रहे हैं कि आप पेंसिल को अगर आप स्टैंड करना चाहें अपने फिंगर के ऊपर या आप किसी प्लेस के ऊपर, तो आप देखेंगे कि वो अपनी जगह पर इस पेंसिल की जो टिप है उस पर नहीं खड़ी हो सकती। क्यों नहीं खड़ी हो सकती, उसकी रीज़न बताना चाह रहा है कि पोजीशन क्या है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। यहाँ पर आप इसकी हेडिंग देंगे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पैराग्राफ के लिए। वो वजह ये बता रहा है कि इस वक्त पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी में नीचे नहीं है बल्कि अब ऊपर आ चुका है। ऊपर आने से क्या हुआ, बॉडी के अपनी जो उसकी स्टेबिलिटी थी उसमें कमी आ गई। उसकी स्टेबिलिटी में जो है वो असर रियलिटी नहीं रही, उसकी स्टेबिलिटी में जो है वो पायदारी नहीं रही और वो क्या हो जाएगा, वो गिर जाएगा। ठीक हो गया, तो ये स्टेबिलिटी ना होना क्या है, ये असल में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की स्टेट को लेकर आना है। ठीक हो गया, इसके बाद आपने जो अगर डिस्कशन करनी है, ये सेंटर लास्ट जो पैराग्राफ में देख रहे हैं, यहाँ पर आपने बेटा क्या करना है, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी है। ठीक हो गया, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग में आप बता देंगे कि जी अब मिसाल के तौर पे आपके सामने वो मिसाल पेंसिल की ही दे रहा है कि पेंसिल जो है अगर आप उसको थोड़ा सा भी हिलाते हैं, थोड़ा सा भी आप उसको टच करते हैं, वो अपने दाएं बाएं किसी हालत में भी गिरने के लिए तैयार है।
ठीक हो गया। तो इसकी रीज़न यही है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इतना नीचे ऊपर आ चुका है कि वो बिल्कुल अनस्टेबल बॉडी को करने के लिए तैयार है, कि बॉडी को फौरी तौर पे अनस्टेबल करने के लिए वो तैयार रहता है। कि किसी भी सिम्प में ये टोपल्स का वर्ड यूज़ हो रहा है कि मतलब वो आप उसको देखते हैं कि वो डोलना शुरू हो जाती है, फौरी मीन्स कि अपनी जगह से हिलना शुरू हो जाती है, अपनी जगह को छोड़ना शुरू कर देती है। तो ये हालत कब आती है? कि उस वक्त आती है जब बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम उसकी पोजीशन को चेंज कर रहे होते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो असल में पहले ही बहुत ऊंचा था, थोड़ा सा हमने और डिस्टर्ब किया तो वो बिल्कुल और ऊपर चला गया। इसकी वजह से क्या हुआ कि वो अपनी बॉडी अपनी असल स्टेट अनस्टेबल स्टेट को क्या कर गई, चेंज कर गई, और उसने अपनी जगह पर अपने आप को बेहतर करने के लिए अब नई स्टेट को मेंटेन करना था, और वो आगे की स्टेट में आ गई। लोअर अपनी पोजीशन पे लाने के लिए अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को वो आप क्या होती है, गिर जाती है। तो हम ये जानते हैं कि कोई भी कायनात में कोई भी चीज़ है वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करती है। तो पेंसिल भी गिरने के बाद अपने आप को स्टेबल करती है, गिरने से पहले जो है स्टेबल नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ऊपर था, और वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है मज़ीद ऊपर करने की कैसे वजह बनी कि हमने उसको थोड़ा सा टिल्ट किया तो वो अपनी जगह को खो बैठी, अपनी असल हालत को खो बैठी, और इसकी वजह से वो नीचे गिर गई। तो अब ये बात समझ में आ जानी चाहिए हम सबको कि ये पोजीशन जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की किस कदर अहम है जब भी बॉडी की स्टेबिलिटी की बात आती है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, इसकी जो आखिरी स्टेट आती है उसको हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है कि अगर बॉडी को इसकी नई जगह पर रखा जाता है और उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है, तो कहता है इससे इसकी स्टेट में हम देखते हैं, कहता है कि ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब जैसे वो पहले जिस हालत में थी उसी हालत में पहले बाद में भी आ जाएगी। तो इसका मतलब कि इसकी हालत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें बॉडी की हालत पर कोई फ़र्क ना पड़े, बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट ना हो, बॉडी के ऊपर कोई असर ना पड़े, ऐसे ही स्टेट को हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। कि अगर बॉडी अपनी नई पोजीशन ले लेती है, पोजीशन बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है पोजीशन बॉडी की चेंज हो रही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। वो ये कहना चाह रहा है कि जहां पर बॉडी की पोजीशन को आप चेंज कर दें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दोबारा बात करूंगा कि वो चेंज नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि सिर्फ बॉडी की पोजीशन चेंज करें, और जब वो डिस्टर्ब करने के बाद वो अपनी जगह पर जो है वो प्रीवियस का मतलब पिछली वाली जो हालत थी उस वाली पोजीशन पर आ जाती है। और अब हम इस स्टेट को क्या कहते हैं, हम इस स्टेट को न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी कि बॉडी अपनी जगह को अपनी नई पोजीशन पर आने पर कहता है कि अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कुछ कम या ज़्यादा नहीं करती। तो ऐसी हालत को हम नाम देते हैं, ऐसी स्टेट को हम नाम देते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया? यानी अब बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में और ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या फ़र्क है। देखिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम जो था उसमें क्या फ़र्क था और इसमें क्या फ़र्क है। उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फ़र्क था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सबसे लो पोजीशन पर होता है। ठीक हो गया? लेकिन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना तो बहुत नीचे होता है और ना ही बहुत ऊपर होता है, यानी बिल्कुल मिड लेवल पर, मीडियम लेवल पर वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो इस तरह का डिफरेंस यहाँ मेंटेन हो जाता है। वो स्टेबल इक्विलिब्रियम था जिसमें बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो सबसे लोअर पोजीशन पर थी, और यहाँ पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सबसे ना तो नीचे है ना ही बहुत ऊंची है। तो जिसकी वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल उस बॉडी के मिड में है, जिसकी वजह से उस बॉडी की स्टेट को चेंज करने पर बॉडी की स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है उसमें कोई चेंज नहीं आता। ठीक हो गया? तो यहाँ पे हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर लिया और इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर लिया। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को भी डिस्कस मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले आप बात करेंगे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए। आप हेडिंग देंगे, ये ऊपर वाले पैराग्राफ में आप देख लें कि जी अगर एक आप बॉल को रखते हैं, प्लेस करते हैं सरफेस के ऊपर, तो बॉल तो रोल हो जाता है सरफेस के ऊपर, और वो कहता है कि अपनी वापस पोजीशन पर आ जाता है। या ठीक है, यानी कि अपनी पोजीशन का मतलब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात नहीं कर रहा, वो जो है वो अपने जिस तरह पहले था बॉल उसी तरह वापस अपनी जगह पर आ जाता है, यानी हमें उसमें कोई चेंज नज़र नहीं आता। तो कहता है कि ये जगह बॉडी के लिए तो नहीं होती है, ठीक है, और लेकिन ये है कि वो अपनी जो पोजीशन जो थी उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वो वही है जहाँ पर पहले था। यानी कि उसने कहा कि पोजीशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो है वो अपनी चेंज नहीं हुई, लेकिन बॉडी की पोजीशन चेंज हो गई। तो इस तरह का जो इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है उसे क्या कहते हैं, हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक हो गया जी? आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पर। एक्सप्लेनेशन में यही बात उसने कहा जी, अगर आप देखें इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ऑल द स्टेट्स न्यू स्टेट्स इन विच अ बॉडी इज मूव्ड आर द स्टेबल स्टेट्स एंड द बॉडी रिमेन्स इन इट्स न्यू स्टेट। यानी बॉडी की जो पोजीशन है वो तो नहीं हो जाएगी, लेकिन बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो चेंज नहीं होगा, वो अपनी जगह पर रहेगा। तो कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है बॉडी का वो अपनी जगह पर ही रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती, कोई जगह चेंज नहीं करता अपनी, ना वो बहुत ऊपर चला जाता है ना बहुत नीचे होता है, बिल्कुल दरमियान में होता है। तो कहते हैं कि ये हमारे पास कौन सी इसमें आ जाती हैं, हमारे पास इसमें ये आप कह सकते हैं इसको
इसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसके बाद आगे एक हेडिंग छोटी सी आप एग्जांपल की दे देते हैं। एग्जांपल में यहाँ पे देखिएगा ये लिखा हुआ है, ये छोटी सी एग्जांपल्स दी हुई हैं इसमें कि जी आप बॉल की एग्जांपल दे दें, पेंसिल की, रोलर की एग्जांपल है, स्फीयर की एग्जांपल है, और पेंसिल लाइंग और हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है, एग लाइंग है हॉरिजॉन्टली, वो भी देख लें, फ्लैट सरफेस के ऊपर मौजूद है। तो ये सारी एग्जाम्पल किसकी आ जाती है बेटा, ये स्टेबल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की आ जाती हैं। और इस तरह अगर आप अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो एग्जाम्पल के लिए आप हेडिंग दे दीजिएगा एग्जाम्पल की, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आप पेंसिल की एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कि आप पेंसिल जस्ट बैलेंस इट टिप विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट जी एट हाइट पोजीशन। पेंसिल टॉपल्स का मतलब डोलना शुरू कर देती है। जब कहते हैं कि इस वजह से डोलना शुरू करती है कि उस बॉडी के ऊपर क्या होना शुरू होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होना शुरू होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी अपनी जो स्टेबिलिटी है उसको खो देती है, उसको लॉस कर देती है। इसे कहते हैं जी हम यहाँ पे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर आप देना चाहते हैं एग्जाम्पल स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए तो ये ब्लॉक एग्जाम्पल दे सकते हैं। ब्लॉक कहता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है अगर हम एग्जाम्पल देना चाहते हैं। तो इसी तरह अगर आप ब्लॉक की एग्जांपल है, इसके अलावा मैंने आपको ब्रिक की एग्जांपल बताई है वो भी आप बता सकते हैं, बॉक्स की एग्जांपल बता सकते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल आपका चेयर की, टेबल की, सारी एग्जांपल्स हैं। तो इसमें आप ये ऐड कर सकते हैं लाइंस के। अगर थोड़ा सा भी आप उसको रिटर्न करते हैं, उसको टिल्ट करते हैं तो वो अपनी जगह पर आ जाता है, लेकिन ये उस वक्त वापस नहीं आएगा जब आप इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन को क्या करना शुरू कर देंगे, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन को चेंज करना शुरू करेंगे, तब ये स्टेबिलिटी की हालत में नहीं आएगा, अपनी स्टेबिलिटी को कायम नहीं रख पाएगा। तो ये था हमारा इसमें टॉपिक के हवाले से डिस्कशन, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर बात हुई हमारी, ठीक हो गया बेटा। आगे इससे अगले लास्ट टॉपिक पर बात आ रहा हूँ मैं लेकर, इससे अगली आखिरी हमारा टॉपिक होगा जी। इसमें यहाँ पर इससे ऑनवर्ड आगे आ रही है जी, लास्ट डिस्कशन आ रही है कि जी स्टेबिलिटी एंड सेंटर ऑफ पोजीशन ऑफ द मास। मतलब ये स्टेबिलिटी से मुराद अब यहाँ पर समझ लें सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का मतलब कि जो सेंटर ऑफ मास को कौन सा पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या है जी, वो पॉइंट है बॉडी पर जब उस पर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी क्या करती है, लीनियर मोशन में होती है, उसमें रोटेशन नहीं आती। तो वो पॉइंट बॉडी का क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ मैस कहलाता है, ठीक हो गया। अब आते हैं जी कि स्टेबिलिटी क्या इंपॉर्टेंस है, स्टेबिलिटी और सेंटर ऑफ मैस एक दूसरे के साथ कैसे आपस में जो बॉडी को स्टेबल करने में मददगार होते हैं। वो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लें कि जी हाउ स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मैस, ठीक है, आर रिलेटेड टू ईच अदर, कैसे एक दूसरे से रिलेट होते हैं। तो इसमें सिर्फ ये है कि आपने वो फैक्टर्स बताने हैं जिससे पता चल जाएगा कि जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मैस ये किन फैक्टर्स के तहत आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन यानी एक दूसरे के साथ मददगार होते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहली बात जो आपने स्टार्टिंग में बता देनी है कि जी यहाँ से पहली लाइन आप बेशक इसको स्किप कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। या अगर लिखना चाहते हैं तो लिख भी लें तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे उसने सिर्फ ये कहा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट प्ले क्या करता है जी, एक अहम रोल प्ले करता है स्टेबिलिटी के अंदर। स्टेबिलिटी का मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो उसके साथ मिलकर ये काम करता है, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, बॉडी को स्टेबल बनाने के लिए काम करते हैं। अब कहते हैं कि अगर आप बॉडी को स्टेबल बनाते हैं तो उनके लिए फैक्टर्स क्या हैं, कौन कौन से वो अहम फैक्टर्स हैं जिनसे बॉडी स्टेबल हो जाती है। तो कहते हैं कि जो मेक देम स्टेबल का मतलब बॉडी को स्टेबल बनाना है तो देयर सेंटर ऑफ मास मस्ट केप्ट एज लो एज पॉसिबल। कि सबसे पहली बात ये कि जो आपका सेंटर ऑफ मास है सबसे नीचे होना चाहिए बॉडी का, जब आप स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो वो फैक्टर्स हैं, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू दिस रीज़न क्या होगा जी कि जी रेसिंग कार जो होती हैं उनके जो रेसिंग कार्स सब आपने देखी होंगी आप लोगों ने, वो सबसे जो है वो बिल्कुल नीचे करके बनाई जाती हैं, और नीचे करने की वजह से उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे करने की वजह से क्या होता है उनके अंदर कहता है वो बॉडी में टॉपल्स या बॉडी में जो है वो अनबैलेंस पैदा नहीं होता या नॉन स्टेबिलिटी पैदा नहीं होती, ठीक हो गया। तो कहते हैं इन दिस वे क्या होगा जिस कहते हैं कि जी एट द बॉटम एंड देयर हाइट इज केप्ट बी मिनिमम, उनकी हाइट भी कम रखते हैं। ये हमारे सामने एक फैक्टर हो गया, ठीक हो गया जी, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब ये बात आती है कि जी हम इससे आगे एग्जाम्पल पे बात करेंगे। एक फैक्टर है आगे एग्जाम्पल आ जाती है। एक सर्कस आर्टिस्ट है, उसने कहा जी अगर एक रोप पर मौजूद है तो वो अपने आप को सेंटर ऑफ मास को जो है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को एक पॉइंट पर ले आता है ताकि उससे क्या हो उसको डोलने से बचा सके अपने आप को, ठीक है जी। तो कहते हैं कि आपको मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ सर्कस आर्टिस्ट सच एज, ये आपने एग्जाम्पल्स में ऐड करना है। सर्कस आर्टिस्ट की एग्जाम्पल है तो उसमें कहता है अपने आप को कैसे बैलेंस करता है, वो अपने सेंटर ऑफ मास को सबसे नीचे ले आता है, ठीक है, ताकि वो गिरने से बच जाए, ठीक है। एक और एग्जांपल आपने ऐड करनी है यहाँ पर जिसमें हम ये शामिल करने जा रहे हैं कि जी ये एग्जांपल आपके सामने ये दी गई है। अब ज़रा देखिएगा, ये नीडल है,
और इसके साथ 2 कॉर्क हैं। तो इसका कहता है सेंटर ऑफ मास जो है बिल्कुल नीडल का और कॉर्क का एक दूसरे के नीचे है। मींस के कॉर्क जो है उसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल नीडल के साथ है, बिल्कुल नीडल के ऊपर ही मौजूद है, जिसकी वजह से वो कॉर्क अनबैलेंस नहीं होता। क्या रीज़न है? क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं, एक ही पॉइंट के ऊपर मौजूद हैं। इस वजह से ये अपने आप को क्या कर रही है, बॉडी बैलेंस कर रही है। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है और सेंटर ऑफ मास दोनों अगर एक दूसरे को बैलेंस ना करें, एक दूसरे को सपोर्ट ना करें, एक दूसरे के साथ ना कोऑर्डिनेशन दें, तो बॉडी के अंदर यहाँ तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा जो लेफ्ट या राइट मूव कर जाएगी। तो इस वजह से फिर यहाँ पर इस बॉडी को स्टेबल रखने के लिए ये क्या किया गया, इसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम पॉइंट पर रख दिए गए। सेम पॉइंट पर रखने की वजह से ये दोनों कॉर्क ये कॉर्क जो है 2 फोर्क के साथ बैलेंस है। तो फोर्क क्या कर रहे हैं, फोर्क सिर्फ सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए लगाए गए हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा ये पढ़ देता हूँ कि जी यहाँ पर बताया गया कि इन ईच केसेस द सेंटर ऑफ मास इज़ वर्टिकली बिलो देयर पॉइंट ऑफ सपोर्ट, दिस मेक देयर इक्विलिब्रियम स्टेबल। इससे क्या होगा, उनकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पैदा हो जाएगा उस बॉडी के अंदर। ठीक हो गया। इसके बाद आते हैं यहाँ पर इसने पीछे जो एग्जांपल जो आगे आपको बताई थी, यानी ये जो मैं आपको अभी एग्जांपल डिस्कस कर रहा था, वो एग्जांपल यहाँ पे इसने शेयर कर दी है कि जी अगर आप कॉर्क को देखते हैं तो कॉर्क जो अपनी जगह पर मौजूद है, बैलेंस हुआ हुआ है, नीडल के बिल्कुल साथ मौजूद है और वो दाएँ या बाएँ नहीं गिर रहा, क्योंकि उसको जो है वो जो फोर्क लगे हुए हैं दाएँ बाएँ उसको बचा रहे हैं। तो फोर्क दाएँ बाएँ क्यों बचा रहे हैं? तो क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास नहीं चेंज होने दे रहे, ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होने दे रहे हैं, जिससे क्या होगा, वो दोनों एक ही पॉइंट पर रहेंगे और एक ही पॉइंट पर सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को। अगर वो एक दूसरे को सपोर्ट पॉइंट पर नहीं करेंगे तो डिफरेंट पॉइंट्स पर लगना शुरू हो जाएंगे और बॉडी अनबैलेंस हो जाएगी। तो कहता है कि ये चीज़ें समझानी यहाँ पर ज़रूरी थी जो मैंने आपको बता रहा था। तो यहाँ पर आप ये तरह इसको ऐड कर लीजिएगा। बेशक यहाँ पे आप फैक्टर्स जो हैं वो मैंने जो ऊपर बताया भी, एक फैक्टर आपको वो ऐड कर लीजिएगा। और नीचे ये है दीज ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कहता है कि दीज ऑब्जेक्ट रिटर्न टू देयर स्टेबल स्टेट्स व्हेन डिस्टर्ब्ड, इन ईच केसेस द मास सेंटर ऑफ मास इज़ वर्टिकली बिलो देयर पॉइंट ऑफ सपोर्ट। यानी कि यहाँ पर आप ये बता सकते हैं सेकंड फैक्टर कि जी पॉइंट ऑफ सपोर्ट के ऊपर ही क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। तो फिर क्या होगा कि वो बॉडी को क्या नहीं करेगा, दाएं बाएं टोपल नहीं होने देगा, बॉडी को कहते हैं कि अनबैलेंस नहीं होने देगा। तो ये एक फैक्टर आप इसमें इंप्लीमेंट कर लें। एक तो हमने कहा जी पोजीशन जो है वो ऊपर जो डिस्कस किया, जो हमने यहाँ पे किया, टू मेक द देम स्टेबल देयर सेंटर ऑफ मास मस्ट बी केप्ट एज पॉसिबल, मस्ट बी केप्ट एज लो एज पॉसिबल। ये एक हो गया, ठीक है जी, ये आप ऐड कर लें। और दूसरा ये कि जो सपोर्ट होनी चाहिए वो सेंटर ऑफ मास के बिल्कुल नीचे होनी चाहिए, ताकि वो बॉडी को क्या ना कर सके, बॉडी को अनस्टेबल ना कर सके। तो ये 2 फैक्टर्स आप मेंशन कर लीजिएगा। और उसके बाद एग्जांपल्स आपके सामने मैंने आपको बता दी हैं। ये एग्जांपल भी आप इसमें कर लें, रेसिंग कार वाली भी एग्जांपल आ गई, ये आपके सामने फोर्क वाली एग्जांपल भी आ गई है, ठीक है जी। और इसके बाद ये जो है सेकंड आगे एग्जांपल्स दी जा रही हैं, कुछ और एग्जांपल्स भी हैं जिनमें ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं जी पर्च्ड पैरेट कहते हैं। इसकी जो ये दुम है ना, बेसिकली ये जो पीछे टेल है, ये इतनी लंबी क्यों की गई है, ताकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है जो है वो क्या हो, वो एक ही लाइन पर, और सेंटर ऑफ मास एक ही लाइन के ऊपर सपोर्ट हो जाएं, एक ही लाइन के ऊपर आ जाएं, ताकि उनको सपोर्ट करके बॉडी को क्या कर दिया जाए, उनको स्टेबल कर दिया जाए। ये देखें ना, जिस स्टिक पे ये बैठा हुआ है, ये पर्च्ड पैरेट बैठा हुआ है, तो उसी के नीचे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी है, सेंटर ऑफ मास भी है, ताकि ये जो लंबी टेल की गई है ना, ये सिर्फ किसकी वजह से की गई, ताकि इसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट पर आ जाए। तो ये एग्जांपल है। इसके अलावा एक जो छोटी सी टॉय की एग्जांपल है, इसका बेस जो है वो थोड़ा सा हैवी कर दिया जाता है, ताकि ये जब इसका जो हम उसको थोड़ा बहुत टिल्ट करते हैं तो ये इसका जो बेस है ऊपर आ जाती है, लेकिन वो सेंटर ऑफ मास जो है वो बिल्कुल बिलो करके रखा हुआ है, और इसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी एक पॉइंट से गुजर रहा है। तो जैसे ही हम उसको ऊपर करते हैं तो बॉडी क्या होती है, थोड़ी देर के लिए अनस्टेबल होती है, लेकिन वापस अपनी जगह पर आ जाती है, क्योंकि उसको सपोर्ट जहाँ से मिल रही है सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, वो इसको वापस अपनी जगह पर क्या कर देते हैं, ले आते हैं। तो ये तो था आज का टॉपिक बेटा, सेंटर ऑफ मास की टॉपिक से मुतल्लिक था कुछ, ठीक है, और स्टेबिलिटी के मुतल्लिक था, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इससे मुतल्लिक आपको कोई जो क्वेश्चन हो ज़रूर पूछिएगा बेटा। आज के लिए यहाँ तक हमने जितना पढ़ा उसको जितना याद कर लीजिएगा। ये मैंने आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। इंशाल्लाह हम अगले चैप्टर के साथ जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।